डाउनलोड करिए विजडम से एप्लीकेशन को विद अमेजिंग फीचर्स एंड पाइए कई सारे एमसीक्यूज एंड लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और आज हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड की आई थिंक कि ये सेकंड लास्ट क्लास होगी। लगभग इस क्लास के बाद की जो अगली क्लास होगी उसमें हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो लगभग ये अपने एंड पे ही चल रहे हैं चैप्टर। और इसमें हम आज और भी चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में जो सेक्शंस पढ़े थे उसको एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। सो हमने सेक्शन नंबर 13 पढ़ा था, जो कि हमारा अगर हमें मेमोरेंडम में कुछ ऑल्ट्रेशन करना होता है तो हमारा वो वाला सेक्शन है ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम। सेक्शन 13 हमने ये पढ़ लिया था। सेक्शन 13 हमने पढ़ लिया था। और हमने लास्ट क्लास में और क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। आई थिंक कि हमने एक और सेक्शन पढ़ा था ना, सेक्शन नंबर 10A। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन नंबर 10A क्यों पढ़ाइए। तो एक तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हमने सेक्शन नंबर 10A, ये दो सेक्शंस हमने पढ़े थे। एक तो सेक्शन नंबर 10A और सेक्शन नंबर 13, ये हमने दो सेक्शंस पढ़े थे। सो अभी हम इसको रिवाइज करने वाले हैं, इस सेक्शंस को, 10A और सेक्शन नंबर 13 को। और उसके बाद हम आगे चलेंगे आर्टिकल ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल। हमने मेमोरेंडम में किस तरीके से ऑल्ट्रेशन करना है ये तो देख लिया। आर्टिकल में कैसे आपको ऑल्ट्रेशन करना है अभी हमें ये देखना है, तो हम ये देखेंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 15 बहुत छोटा सेक्शन है। सेक्शन नंबर 16 भी बहुत छोटा सेक्शन है, बड़ा बहुत बहुत बढ़िया सेक्शन है। और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा, सारी चीज आपको बहुत अच्छी समझ आएंगी। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 17 है, सेक्शन 18 है, बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 19 है। तो आज का हमारा प्लान ये है कि एटलीस्ट हम सेक्शन नंबर 18 और 19 के आसपास कर लें। और बाकी दो तीन सेक्शंस बचेंगे और एक दो कॉन्सेप्ट्स बचेंगे जो कि हम अगली क्लास जो आपकी होगी, अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट ये है। तो हम चलते हैं सेक्शन नंबर 10A। सेक्शन नंबर 10A को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो ये है आपका सेक्शन नंबर 10A। सेक्शन नंबर 10A में हमने देखा क्या था कि कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हो जाती है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन के बाद उस कंपनी को क्या करना होता है, उस कंपनी को कुछ चीजें फाइल करनी होती है रजिस्ट्रार के पास में, उसके बाद ही वो कंपनी काम शुरू कर सकती है। सो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कंपनी इन कामों को करने के बाद, इन दो पॉइंट्स को रजिस्ट्रार के पास फाइल करने के बाद ही कमेंसमेंट कर सकती है अपने बिजनेस का। पहला क्या था, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, ये एक डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन क्या देंगे, ये डिक्लेरेशन देंगे और वो भी 180 दिनों के अंदर में, कि कंपनी ने जो भी चीजें, ठीक है, कंपनी के जो भी सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम थे उन्होंने सारी पेमेंट कर रखी है। सारी पेमेंट उन्होंने जितने शेयर्स बोल रखे थे उन सारे शेयर्स की पेमेंट उन्होंने कर रखी है। तो पहली डिक्लेरेशन तो ये होती है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसकी वेरिफिकेशन भी कंपनी ने फाइल कर रखी है। तो ये दो चीजें कंपनी को कहाँ देनी होती है, ये दो चीजें कंपनी को देनी होती है, रजिस्ट्रार के पास में फाइल करनी होती है। उसके बाद कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। कंपनी अब बिजनेस करना शुरू कर लेगी ना। इसके बाद जो आपका अगला सेक्शन था, सेक्शन नंबर 13, इसमें हमने देखा था किस तरीके से ऑल्ट्रेशन करना होता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। सो अगर हम बात करें कैपिटल कॉस्ट की, तो मैं आपको बता दें कि कैपिटल कॉस्ट ये सेक्शन नंबर 61 में होता है चेंज। अगर हमको इसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन करना है तो हमें करना होता है सेक्शन नंबर 16 में, सॉरी सेक्शन नंबर 61 में। बाकी आपके जितने भी सेक्शंस हैं, बाकी बाकी आपके जितने भी इसमें क्लॉजेस हैं, सारे के सारे क्लॉजेस एज पर सेक्शन नंबर 13 चेंज होंगे। एज पर सेक्शन नंबर 13 सारे क्लॉजेस चेंज होंगे एक्सेप्ट कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज अगर हमें चेंज करना होगा तो हम जाएंगे सेक्शन नंबर 61 में। सेक्शन नंबर 61 में सीधे आपको ओआर पास करना होता है। वहां पे चार पांच काम होते हैं जिसमें कि जो कैपिटल क्लॉज है उसमें गिवन होता है। तो सिंपली इसमें ओआर पास करना होता है और ओआर पास करके आप ये कर सकते हैं सेक्शन नंबर 61 में। बाकी हम बात करें अगर सेक्शन नंबर 13 में, सेक्शन नंबर 13 में आपको एसआर पास करना होता है। ओके, ऑल्ट्रेशन कैसे, एसआर पास करके हम ऑल्ट्रेशन कर पाएंगे। नेम चेंज की केस में किस तरीके से कंपनी नेम चेंज करती है, तो कंपनी को सीजी से परमिशन लेनी होती है नेम चेंज करने के लिए। कंपनी एसआर पास करेगी और उसके बाद कंपनी क्या करेगी, नेम को चेंज कर सकती है। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा था, कंपनी अगर चाहती है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करना, तो रजिस्टर्ड ऑफिस अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, सो इस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी सीजी से परमिशन लेगी और कंपनी एसआर पास करेगी। सीजी से परमिशन लेकर के कंपनी एसआर पास करेगी।
नाउ, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या करना होगा, कंपनी को फाइल करना होगा कहाँ पे, रजिस्ट्रार के पास में, ठीक है। और रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार जो न्यू रजिस्ट्रार है ये एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, और उसके बाद कंपनी जिस दिन से, मतलब जो डेट लिखा हुआ है उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे, उस डेट से कंपनी का वो जो एड्रेस है, वो जो न्यू प्लेस है, वो वैलिड हो जाएगा। तो हमने बेसिकली ये कुछ चीज़ें पढ़ी थी, और हमने ये सब कुछ कर लिया था, हमने ये सब कुछ कर लिया था। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 14 पे। ये था लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 14 पे। सो सेक्शन नंबर 14 हमने देखा था कि कंपनी जो है, कंपनी में एक होती है आर्टिकल, ठीक है, कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। हमने देखा था कि कंपनी में कंपनी का मेमोरेंडम तो होता ही है, साथ में कंपनी का आर्टिकल होता है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी के दो बड़े ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब कंपनी का मेमोरेंडम तो बन गया, हमने सब कुछ देख लिया कि कंपनी के मेमोरेंडम में कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं और किस तरीके से आपको मेमो को ऑल्टर करना होता है। तो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अब हमें ये देखना है कि कंपनी का जो आर्टिकल है, कंपनी का आर्टिकल किस तरीके से ऑल्टरेशन इसकी हो सकती है। तो कंपनी का आर्टिकल आपको यहाँ पे ऑल्टर करना है। ऑल्टर मतलब उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो जब कंपनी बनती है, ठीक है, तो कंपनी का मेमोरेंडम एंड कंपनी का आर्टिकल, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं अपनी कंपनी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, मैं कंपनी का आर्टिकल और कंपनी का मेमोरेंडम, दो डॉक्यूमेंट्स लिख करके और आरओसी को, मतलब रजिस्ट्रार को मैं फाइल करूंगा। रजिस्ट्रार क्या करेगा, इसको अपने पास में रख लेगा, रजिस्टर कर लेगा। मेरी कंपनी बन के, मेरी कंपनी रजिस्टर हो गई, मैंने अपने आर्टिकल्स को और अपने मेमोरेंडम को रजिस्ट्रार के पास में फाइल कर दिया। तो देखो, ये जो आरओसी होता है ना, आरओसी, आरओसी की, आरओसी के पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, आरओसी के पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने आरओसी को दे दिए, तो ये क्या करता है आरओसी, ये पब्लिक में घूम घूम करके बता देगा। जैसे कि पड़ोस वाली आंटी होती है ना, पड़ोस वाली आंटी क्या करती है, कुछ भी किया तो पड़ोस वाली आंटी पूरे मोहल्ले में हल्ला कर देती है। सो अड़ोसी का भी यही काम है। कंपनी यहाँ पे है, कंपनी ने जैसे ही मेमोरेंडम और आर्टिकल यहाँ पे आरओसी को दिया, तो आरओसी क्या करेगा, आरओसी अपनी वेबसाइट पे इसको हैंग कर देगा, नोटिस नोटिस ये एक नोटिफिकेशन निकाल देगा। इसका मतलब क्या, कि ये अब पब्लिक इन लार्ज को पता चल चुका है। आरओसी के पास में फाइल हो गया, इसका मतलब कि ये चीजें पब्लिक को पता चल चुकी हैं, ठीक है। तो आरओसी को आपने जैसे ही फाइल कर दिया, इसका मतलब कि ये अब पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी चाहे उस कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल देख सकता है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे जो आरओसी है, हमने क्या किया, हमने आरओसी के पास में डॉक्यूमेंट तो फाइल कर दिए। अब डॉक्यूमेंट को फाइल करने के बाद अगर मुझे मान लो कि मेरी कंपनी है जो कि मैंने रजिस्टर कराई थी, मुझे इस कंपनी का डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज अगर मुझे चेंज करना है, डॉक्यूमेंट में कुछ भी अगर मुझे चेंज करना है, तो वो बातें पब्लिक तक कैसे पहुंचेगी, जब मैं आरओसी को इंटीमेट करूंगा। तो इसलिए कुछ भी अगर मैं चेंजेस करता हूं, तो आरओसी को इंटीमेट करना मस्ट है। अगर आरओसी को हमने इंटीमेट नहीं करा, देन हम पे लग जाएगी पेनल्टी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे कि अगर आप चाहे कंपनी का मेमोरेंडम बना रहे हो, चाहे कंपनी का आर्टिकल बना रहे हो, चाहे कंपनी में कुछ ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, ये बात आपको आरओसी को बतानी मैंडेटरी है। ये बात आपको आरओसी को बतानी मैंडेटरी है। तो सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, आरओसी को बताना पड़ेगा। ओके, हमने क्या करा था, आर्टिकल भी हमने फाइल करा था जब हमें कंपनी बनानी थी, हमने मेमोरेंडम फाइल करा और हमने आर्टिकल फाइल करा जब हमें कंपनी बनानी थी। आरओसी के पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका मतलब कि ये चीजें पब्लिक को पता है। अगर मुझे मेमोरेंडम में कुछ चेंजेस करने हैं या मुझे आर्टिकल में कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे एसआर पास करना होगा, चाहे मेमोरेंडम हो चाहे आर्टिकल हो, ठीक है। चाहे मेमो हो चाहे आर्टिकल हो, दोनों में मुझे एसआर पास करना होता है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। मेमोरेंडम में बस एक पॉइंट ये है कि अगर हमें कैपिटल क्लॉज चेंज करना है, उसी केस में हमें सेक्शन नंबर 61 में जाना होता है, जिसमें कि ओआर पास होता है। बाकी जितने भी चेंजेस करने हैं, उन सारे के सारे चेंजेस के लिए हमें क्या करना होगा, एसआर पास करना होगा। एसआर पास करने के बाद हम इन चेंजेस को कर सकते हैं, और करने के बाद हमें किसको बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा आरओसी को, हमें इंटीमेट भी करना पड़ेगा आरओसी को, ठीक है। अब देखो, हमारा जो पॉइंट है ये वाला सेक्शन नंबर 14, इसमें हम क्या करेंगे, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कंपनी का किस तरीके से चेंज होता है हम ये पढ़ेंगे। ऑल्ट्रेशन टू बी सब्जेक्ट टू द एक्ट एंड मेमोरेंडम
एवरी ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन द एक्ट एंड द मेमोरेंडम। नाउ यहां पे अगर हम बात करें इसके रिजोल्यूशन की, अगर हम बात करें कौन सा इसमें रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, सो यहां पे लिखा क्या है, एस आर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स इंक्लूडिंग ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ। ओके, हमें क्या करना होता है, जब भी हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम एस आर पास करेंगे। एस आर स्पेशल रेजोल्यूशन 75% मेजोरिटी, 75% मेजोरिटी हम एस आर पास करेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग क्या क्या, आर्टिकल में हमने जो भी चीजें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक बार आर्टिकल दिखाया था, जो आर्टिकल का शेड्यूल है उस शेड्यूल में ले जा करके जो टेबल्स होते हैं कौन सी कंपनी के लिए कौन सा टेबल होता है, तो मैंने आपको दिखाया था एक क्लास में। तो आपको ये पता है कि कंपनी का आर्टिकल कैसे बनता है, और एक कंपनी का मैंने आर्टिकल आपको दिखाया भी था। तो आपको ये पता है कि कंपनी का आर्टिकल अगर आपको बनाना है तो आर्टिकल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, सब कुछ उसमें लिखा होता है कंपनी के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे आर्टिकल में चीजें लिखी होती हैं। आर्टिकल में अगर मुझे कोई भी पॉइंट चेंज करना है, कंपनी के आर्टिकल में अगर मुझे कोई भी पॉइंट चेंज करना है, सो उस पॉइंट को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एस आर पास करना पड़ेगा, मुझे पास करना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, ओके। साथ में अगर आपको कन्वर्जन करनी है, कन्वर्जन कौन सी, अगर आपको कन्वर्जन करना है ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, आपके पास में एक प्राइवेट कंपनी है, अगर आप उसको चाहते हैं पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना, चाहते हैं कि मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाए, ठीक है, तो अगर चाहते हैं पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना तो भी उसके लिए आपको एसआर पास करना होगा। और अगर आप चाहते हैं आपकी पब्लिक कंपनी है और वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, उस केस में भी आपको एसआर पास करना होता है। ठीक है, तो चाहे आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक में लेकर के जानी है या पब्लिक कंपनी प्राइवेट में इसको कन्वर्ट करनी है, दोनों ही केसेस में आपको एसआर पास करना होता है। इवन वेर ए कंपनी बीइंग ए प्राइवेट कंपनी ऑल्टर्स इट आर्टिकल in such a manner that they no longer include the restrictions and limitations which are required to be included in the article of private company under this act, then such company shall, as from the date of such alteration, cease to be a private company। अब देखिए जी, यहां पे लिखा क्या है, यहां पे लिखा क्या है, अगर हमने क्या किया, वेर ए कंपनी बीइंग ए प्राइवेट कंपनी, अगर कोई कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, उसने अपने आर्टिकल को ऑल्टर किया in such a manner that they no longer include the restrictions and limitations which are required to be included in the article of a private company। कंपनी ने अपने आर्टिकल को ऑल्टर कर लिया, कंपनी ने अपने आर्टिकल को ऑल्टर कर लिया, लेकिन ऑल्ट्रेशन के बाद, ऑल्ट्रेशन के बाद, ऑल्ट्रेशन के बाद उसने वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करे, उस पॉइंट को नहीं इंक्लूड करा जो कि उसमें इंक्लूड होना चाहिए था। एज पर लॉ जो भी चीजें कंपनी के आर्टिकल में होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से, जिस लॉ के हिसाब से कंपनी चलनी चाहिए थी, अगर कंपनी ने उसको इंक्लूड नहीं करा, देन क्या हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी अंडर दिस एक्ट, देन सच कंपनी शैल एज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑल्टरेशन सीज टू बी ए प्राइवेट कंपनी। अब क्योंकि वो कंपनी एज पर रूल नहीं चल रही है, कंपनी ने ऑल्टरेशन तो कर लिया, कंपनी ने ऑल्टरेशन तो कर लिया, कंपनी ने अपने ऑल्टरेशन, कंपनी ने अपने आर्टिकल को चेंज कर लिया, लेकिन आर्टिकल को चेंज करने के बाद उसने वो सारे मैटर्स इंक्लूड नहीं करे जो कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए करना मैंडेटरी है। अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल में वो सारी चीजें इंक्लूड नहीं करे, देन उस केस में ये कंपनी क्या हो जाएगी, सीज टू बी ए प्राइवेट कंपनी। अब ये कंपनी प्राइवेट कंपनी बनने से सीज हो जाएगी, अब ये कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है और इस कंपनी ने, एग्जाम्पल के लिए आपको यह बात पता है कि अगर हमारे पास में कोई प्राइवेट कंपनी है, हमारे पास में अगर एक प्राइवेट कंपनी है, सो प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कितने, 200, 2 से लेकर के 200 ये होते हैं प्राइवेट कंपनी में। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। और पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी में ये होते हैं अनलिमिटेड, ये होते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, पब्लिक कंपनी में ये होते हैं अनलिमिटेड, प्राइवेट कंपनी तो 200 हैं लेकिन पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड होते हैं।
ये जो पब्लिक कंपनी थी, इस पब्लिक कंपनी को क्या करना था, कन्वर्ट होना था प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना था। इस कंपनी के पास में नंबर ऑफ मेंबर्स है 250। इस कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, 250। ठीक है, क्या ये कंपनी कन्वर्ट हो पाएगी प्राइवेट कंपनी में? अगर किसी कंपनी के पास में 250 मेंबर्स हैं तो क्या ये कंपनी कन्वर्ट हो पाएगी प्राइवेट कंपनी में? अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, इसमें 200 ही हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में। सो ये कंपनी अब ये जो कंपनी है पब्लिक कंपनी है, सो पब्लिक कंपनी किसी भी तरीके से प्राइवेट कंपनी नहीं बन पाएगी जब तक कि ये कंपनी अपने मेंबर्स को 200 तक की लिमिट लेकर के नहीं आएगी। जब तक कि ये कंपनी 200 की लिमिट लेकर के नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां पे ये कंपनी क्या होगी, सीज टू बी प्राइवेट कंपनी। ये कंपनी बन ही नहीं सकती प्राइवेट कंपनी, ये कंपनी पब्लिक ही रहेगी, ये कंपनी प्राइवेट कंपनी बन ही नहीं सकती। ठीक है, अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल में चेंज भी कर लिया, कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिख दिया कि देखो जी हम प्राइवेट कंपनी है, फिर भी वो कंपनी सीज टू बी प्राइवेट कंपनी, वो कंपनी प्राइवेट कंपनी रहेगी ही नहीं। कौन सी कंपनी रहेगी, वो अभी भी पब्लिक कंपनी ही रहेगी। रीजन क्या है, इसने अपने मेंबर्स की नंबर ऑफ मेंबर्स इसने 250 से घटा करके 200 नहीं करे, जो कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायर्ड एक लिमिट है कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200 ही हो सकते हैं। ठीक है, ओके, इस पॉइंट में कोई डाउट? फाइलिंग ऑफ ऑल्टरेशन विद द रजिस्ट्रार। देखो, मैंने आपको यह बताया कि जो भी कंपनी कुछ करेगी, कुछ भी ऑल्टरेशन कर रही है कंपनी, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये बात पड़ोस वाली एंटी को जाकर के बताना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। ठीक है, एवरी ऑल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल एंड ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्रेट, every alteration of the articles and a copy of the order of the central government approving the alteration shall be filed with the registrar together with a printed copy of the altered article within a period of 15 days in such manner as may be prescribed, who shall register the same। तो हमने क्या किया, हमने कर लिया आर्टिकल को रजिस्टर, सॉरी आर्टिकल को ऑल्टर कर लिया। ठीक है, हमने क्या करा, हमने कंपनी के आर्टिकल के ऑल्टर कर लिया। अब देखो यहां पे लिखा क्या है, कभी कभार अगर आप आर्टिकल को ऑल्टर करोगे, कभी कभार आर्टिकल की ऑल्टरेशन में कभी कभार एसआर पास करने से हो जाएगा, कभी एसआर के साथ साथ में आपको सीजी से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ कुछ ऑल्टरेशंस में आपको सीजी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन इस केस में आपको ट्रिब्यूनल से, सीजी से अप्रूवल लेना रिक्वायर्ड होता है। तो आपको रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको सीजी से, नॉर्मली सीजी से आपको इसकी अप्रूवल लेनी होती है। ठीक है, अगर आपने अप्रूवल ले लिया, वहां वहां पे जहां पे कि सीजी के परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे क्या करोगे, एसआर की कॉपी और साथ में सीजी की जो अप्रूवल है, सीजी की अप्रूवल की कॉपी आप किसके पास में फाइल करोगे, आप फाइल करोगे रजिस्ट्रार के पास में। तो यहां पे वही बात लिखी गई है कि आप क्या करोगे, एवरी ऑल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल, every alteration of the article and a copy of the order of central government। सीजी का जो ऑर्डर था, वो सीजी ने जो ऑर्डर अप्रूव करा था, वो बात अप्रूविंग द ऑल्टरेशन शैल बी फाइल विद द रजिस्ट्रार, आपको रजिस्ट्रार के पास में फाइल करनी है टुगेदर विद प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑल्टर्ड आर्टिकल। ठीक है, किसके साथ में, जो आर्टिकल आपने ऑल्टर करा हुआ है उसके प्रिंटेड कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। 15 दिनों के अंदर में, यहां पे टाइम याद रखिएगा, 15 दिनों के अंदर में क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीजें फाइल करनी पड़ेगी। आर्टिकल के केस में अगर हम बात करें, आर्टिकल के केस में, सो ये चीज आपको विद इन 15 डेज फाइल करनी पड़ेंगी, किसके पास में, रजिस्ट्रार के पास में। नाउ एनी ऑल्टरेशन मेड शैल बी वैलिड, any alteration of the article registered as above shall, subject to the provisions of this act, be valid as were originally contained in the article। जैसे ही आपने रजिस्ट्रार के पास में फाइल कर दिया, रजिस्ट्रार के पास में आपने जैसे फाइल कर दिया, उस दिन से जो ऑल्टरेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगा। रजिस्ट्रार ने जिस दिन उसको रजिस्टर कर लिया, उस दिन से वो ऑल्टरेशन आपका हो जाएगा इफेक्टिव। ठीक है,
तो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको सेक्शन नंबर 14 में गिवन है, अगर आपने एज पर सेक्शन नंबर 14 ये सारी चीजें अगर आपने आर्टिकल को ऑल्टर कर लिया देन ये बिल्कुल वैलिड होगा। ठीक है, सो सेक्शन नंबर 14 में कोई डाउट? ओके, सेक्शन 15 बहुत ही छोटा सेक्शन है, बहुत ही एकदम बच्चा वाला सेक्शन है। लिखा क्या है? एवरी ऑल्टरेशन मेड इन आर्टिकल ऑफ ए कंपनी शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ द आर्टिकल्स। हमने इसके पहले भी मेमोरेंडम में पढ़ा था कि कंपनी का मेमोरेंडम है तो कंपनी के मेमोरेंडम को भी जैसे ही आप मेमोरेंडम ऑल्टर कर लेते हो, मेमोरेंडम ऑल्टर करने के बाद कंपनी में जितनी भी मेमोरेंडम्स की कॉपीज हैं सारी कॉपीज में आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो एवरी ऑल्टरेशन मेड इन आर्टिकल ऑफ ए कंपनी शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ द आर्टिकल। कंपनी के पास में जितने भी आर्टिकल्स की कॉपी होंगे, ठीक है, सारी कॉपीज में कंपनी को क्या करना पड़ेगा? उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, उसको नोट करना पड़ेगा। एज अ केस में भी इफ ए कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द स्टेटेड प्रोविजंस, जो सेक्शन 15 है, अगर कंपनी इसको फॉलो नहीं करती है, अगर मान लो कि कंपनी ने कॉपीज में इंक्लूड नहीं करा, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हुज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज। तो कंपनी को भी एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट दोनों को 1000 रुपए, 1000 रुपीज एवरी कॉपी ऑफ द ऑर्डर्ड इशू विदाउट सच ऑल्टरेशन, पर कॉपी के हिसाब से। ठीक है, 1000 रुपए इनको पेनल्टी लगेगी। तो ये सेक्शन 15 है, जैसे ही ऐसे ही सेक्शन हमने सेक्शन नंबर 13 में पढ़ा था, सेम तरीके से हमने सेक्शन नंबर 15 पढ़ा था एक। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। और आप हो सकता है कि इस बार या तो शायद नवंबर 22 के एग्जाम में या मई 23 के एग्जाम में इसके आने के चांसेस बढ़ जाएं। रीजन क्या है? इसमें ही है अमेंडमेंट, इसमें आई है अमेंडमेंट। सेक्शन नंबर 16 में है अमेंडमेंट, मैं आपको अमेंडमेंट बता दूंगा कि अमेंडमेंट क्या है। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन नंबर 16 बोलता क्या है। सेक्शन नंबर 16 बोलता क्या है? हमारा सेक्शन नंबर 16 ये बताता है, हमारा सेक्शन नंबर 16 सेक्शन 16 में ये दिया गया है, मान लो मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, और मेरी कंपनी चल रही है काफी सालों से, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कंपनी काफी सालों से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से एक दिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट को ये पता चला कि मेरी कंपनी का जो नाम है, मेरी कंपनी का जो नाम है, ये नाम टू नियरली रिजेंबल्ड है, टू नियरली रिजेंबल्ड है। ठीक है, या ये नाम एज पर लॉ नहीं है, नाम ये एज पर कंपनी एक्ट 2013 जो कि हमने देखा था नेम क्लॉज में कंपनी को किस तरीके से कंपनी का नाम रखा जाता है, एज पर द प्रोविजंस नहीं है। सो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट मुझे बोल सकती है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 16 में पहला पॉइंट आता है, गवर्नमेंट मुझे बोल सकती है क्या कि देखो जी आप ओआर पास करो, ओआर क्या करो? पास करो, और विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर में अपना आप नाम चेंज कर लो। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बोलेगी कि आप ओआर पास करो, और ओआर पास करके विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर में आप अपना नाम चेंज कर लो। ठीक है, जिस दिन सीजी ने बोला, सीजी के ऑर्डर के विद इन 3 मंथ्स मुझे ये काम करना पड़ेगा। सीजी ने जैसे ही बोला तो सीजी के बोलने के विद इन 3 मंथ्स मुझे ये काम करना पड़ेगा। दूसरी बात सीजी क्या बोलता है? दूसरी बात सीजी ये बोलता है, एक मैं आपको केस बता रहा हूं, इसमें हुआ क्या, मान लो कि मैंने एक ट्रेडमार्क करा था रजिस्टर। ट्रेडमार्क आपको पता है, ठीक है, जैसे कि मेरा जो विस्टम सीए जो है, ठीक है, विस्टम सीए, तो विस्टम सीए का ट्रेडमार्क मेरे पास में है। ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क इस तरीके से होता है, आर ट्रेडमार्क रजिस्टर, तो उसमें टीएम ऊपर लिख देते हैं। तो विस्टम सीए का ट्रेडमार्क मेरे पास में है। कल की डेट में अगर आप कोई चैनल शुरू करो या कोई ब्रांड अगर आप शुरू करना चाहते हो या खुद का कोई बिजनेस शुरू करो, तो कुछ ना कुछ नाम आप रखोगे, तो मेक श्योर कि आप भी उसकी ट्रेडमार्क करा लो।
उसका आप क्या कर सकते हो, ट्रेडमार्क आप करा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कि आपने कोई कंपनी खोली या आपने कोई फैक्ट्री खोली या कुछ भी आपने स्टार्ट किया, अपनी खुद की फॉर्म ही छोटी सी शुरू करी, तो उसका जो भी आप नाम रखो, तो आप क्या करो, उसका ट्रेडमार्क आप कराओ। ट्रेडमार्क कराने का फायदा क्या होता है, अगर आपके पास में ट्रेडमार्क है तो ये नाम, ट्रेडमार्क वैसे 10 साल के लिए होता है। आपने एक बार ट्रेडमार्क कराया रजिस्टर, तो रजिस्टर होने के बाद जैसे ही वो रजिस्टर हो जाएगा, 10 साल तक, 10 ईयर्स तक ये नाम आपसे कोई ले नहीं सकता। अब ये आपके पास में ही रहेगा। ठीक है, तो ट्रेडमार्क क्या होता है कि हम गवर्नमेंट को एक फीस देते हैं नाम को रजिस्टर कराने के लिए अपने नेम पे, कि ये मेरा नाम है और ये मेरे नाम पे ही रहेगा। ठीक है, सो विस्डम सी जैसे कि मेरे नाम पे है ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क मैंने विस्डम सी का करा रखा है रजिस्टर। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है ट्रेडमार्क रजिस्टर करने का, तो वो भी अगर आप चाहो तो नेट से भी सर्च कर सकते हो किस तरीके से रजिस्टर करना है। सो जैसे एजुकेशनल चीजें होती हैं तो उसमें क्लासेस होते हैं, तो अगर कोई भी एजुकेशनल चीज है तो क्लास 41 होती है, क्लास 41 में इसको आपको करा देना है तो रजिस्टर। तो विजडम सी जैसे कि मैंने क्लास 41 में, मेरा एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन से रिलेटेड मेरा काम है, सो मैंने क्लास 41 में इसको करा रखा है रजिस्टर। ठीक है, सो जैसे ही आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया तो 10 साल के लिए आपके पास में यह नाम रहता है। ओके, एक मैं आपको बात बताऊं, बहुत टाइम पहले मैंने कहीं सुना हुआ था कि एक कोई यूट्यूबर था और इन्वेस्टमेंट्स या इस तरीके से स्टॉक मार्केट की गाइडेंस वो प्रोवाइड करता था। उसने गलती क्या करी थी कि उसने ट्रेडमार्क नहीं लिया हुआ था। ठीक है, उसने ट्रेडमार्क लिया नहीं था, उसके चैनल पे उसके नाम पे किसी ने स्ट्राइक कर दी, किसी ने उसी के नाम का चैनल बनाया, उसका ट्रेडमार्क ले लिया और उसके नाम पे स्ट्राइक कर दी, उसका चैनल खत्म हो गया। तो ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं। इवन अगर आप ट्रेडमार्क करा लेते हो रजिस्टर, तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद कोई भी दूसरा नाम, उस कोई भी दूसरा पर्सन उस नाम को यूज नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा पर्सन उस नाम को यूज करता है, देन आप उस पर कंप्लेन कर सकते हो। और जो भी प्रॉफिट्स हैं, अगर आप कोर्ट में जाते हो कि इसने मेरे नाम को सोलिसिट करा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉफिट है वो आपको उसको कंपनसेट मिल जाएगा। तो कोर्ट केसेस भी आप कर सकते हो। तो इसका फायदा बहुत ज्यादा है। बिजनेस अगर आप कोई शुरू करते हो या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आप शुरू करते हो, ट्रेडमार्क अगर आप कराते हो रजिस्टर, सो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम कोई ले नहीं सकता। अगर किसी ने नाम लेकर के आपको सोलिसिट करने की कोशिश करी, देन उसके ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हो। बिना ट्रेडमार्क के कोई आप कंप्लेन नहीं कर सकते। तो ट्रेडमार्क लेना मस्ट, आज के टाइम पे ये चीजें करना बहुत ही मैंडेटरी है। ठीक है, ओके। अब देखो क्या हुआ, मेरे पास में मान लो कि एक ट्रेडमार्क, मेरे पास में एक ट्रेडमार्क अवेलेबल था, मेरे पास में एक ट्रेडमार्क पहले से अवेलेबल था। ठीक है, मैं ट्रेडमार्क सोच रहा था कि ट्रेडमार्क मेरे पास में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम तो कोई ले नहीं सकता। चुपके में क्या हुआ, चुपके में क्या हुआ कि एक कंपनी थी, इसने मेरे ट्रेडमार्क से, मेरे ट्रेडमार्क का जो नाम था, उस नाम पे इस कंपनी ने अपना नाम रख लिया, उस नाम पे कंपनी ने अपना नाम रख लिया और मेरे ट्रेडमार्क के नाम पे ये कंपनी अब चल रही है। ट्रेडमार्क मेरे पास में है, ठीक है, मैंने उसको कराया था रजिस्टर अपने नाम पे, लेकिन कंपनी क्या हो रही है, चल रही है मेरे ट्रेडमार्क वाले नेम पे। अगर सीजी को यही बात पता चली, सीजी को बात कैसे पता चलेगी, मैं क्या करूंगा, मैं सर्च करूंगा, मैं देखूंगा कि हाँ जी ये तो मेरा ट्रेडमार्क है और इस ट्रेडमार्क से एक कंपनी रन कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, सीजी को कंप्लेन करूंगा कि सीजी सीजी मेरे पास में नहीं ये ट्रेडमार्क है, और ये जो ट्रेडमार्क है ना, इसी ट्रेडमार्क से ये कंपनी काम कर रही है, इसने अपना नाम मेरे ही ट्रेडमार्क के ऊपर रखा हुआ है। तो सीजी क्या करेगी, सीजी उनको देगी नोटिस कि हाँ जी भाई साहब ट्रेडमार्क पे क्यों काम कर रहे हो आप कंपनी इस नाम से नहीं बना सकते क्योंकि ये ऑलरेडी एक पर्सन के पास में रजिस्टर्ड है, तो आप इस कंपनी का नाम इस नाम से नहीं रख सकते। और आपको अब क्या करना है, आपको अपने नाम को चेंज करना है बाई पासिंग ओवर। देखो जब भी सीजी बोलेगी नेम चेंज करने के लिए, नेम चेंज करने के लिए जब भी कोई सीजी बोलती है, सो सीजी के केस में हमेशा ही क्या होता है, ओआर होता है। एसआर उस केस में नहीं होता है नॉर्मली। जो नेम चेंज है, नेम चेंज कौन सा ऑल्ट्रेशन माना जाता है, ये मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन माना जाता है। कंपनी जब भी अपना नाम चेंज करेगी, सो एज पर सेक्शन नंबर 13 कंपनी अपना नाम चेंज करेगी, और एज पर सेक्शन नंबर 13 हमें क्या पास करना होता है, हमें पास करना होता है एसआर।
लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना था, ओआर पास करना था। रीजन क्या है कि यहाँ पे सीजी बोलती है आपने कुछ वायोलेट कर रहा है, कुछ यहाँ पे अपने रूल्स वायोलेट कर रखे हैं, तो यहाँ पे कंपल्शन हो जाती है कि आपको नाम चेंज करना है। सीजी ऑर्डर दे रखा है सीजी ने, तो सीजी ने जैसे ही ऑर्डर दे दिया, सीजी के ऑर्डर देने के बाद आप सिंपली ओआर पास करोगे यहाँ पे मेजोरिटी लेकर के, और आप कंपनी का नाम चेंज कर दोगे। ठीक है, तो सीजी का यहाँ पे ऑर्डर होता है, सीजी बोलेगी अपना नाम आप चेंज कर दो। ठीक है, तो ट्रेडमार्क की पावर होती है, अगर मेरे मेरे ट्रेडमार्क के नाम पे किसी ने कंपनी बना रखी है, तो मैं क्या करूंगा, कंप्लेन करूंगा। मैं कंप्लेन कर सकता हूं, और उस कंप्लेन की सुनवाई होगी। सीजी क्या बोलेगी इस कंपनी ओनर को कि हाँ जी कंपनी ओनर, आप अपनी कंपनी का नाम चेंज कर लो। ठीक है, पहले ये जो टाइमिंग थी ओआर पास करके सीजी का जिस दिन ऑर्डर हुआ, तो ऑर्डर के विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर में इनको ये काम करना था। इस केस में 3 मंथ्स था। जो टू नियरली रिजेंबल्ड वाला है, तो टू नियरली रिजेंबल्ड वाले में 3 मंथ्स था, और इसमें पहले 6 मंथ था। अब इसमें भी सीजी ने, अब इसमें भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, और इसको भी 3 मंथ्स कर दिया गया है। तो ये इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट ये वाली है। ठीक है, एक यहाँ पे ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है, पहले 6 महीने था, अभी इसको 3 महीने कर दिया गया है। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं। अगर कोई कंपनी किसी ट्रेडमार्क पे काम कर रही है, किसी ट्रेडमार्क के नाम पे उस कंपनी ने अपना नाम रख लिया, और ट्रेडमार्क ओनर अगर कंप्लेन करता है, तो सीजी क्या करेगा, सीजी उस कंपनी को नोटिस देगा, बोलेगा कंपनी ओआर पास करो, और विद इन 3 मंथ्स अपना नाम आप चेंज कर लो। ठीक है, पहले 6 महीने था, लेकिन अभी विद इन 3 मंथ्स अपना नाम चेंज कर लो। तो हमारा जो सेक्शन नंबर 16 है, सेक्शन नंबर 16 यही है हमारा। सेक्शन नंबर 16 क्या है हमारा, सेक्शन नंबर 16 ये है। ठीक है, ओके। ये जो हमारा पॉइंट है सेकंड वाला, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है। ठीक है, जो मुझे कंप्लेन करनी चाहिए, जो मुझे कंप्लेन करनी चाहिए, इस कंप्लेन करने के लिए सीजी मुझे कुछ टाइम देता है। सीजी बोलता है कि देखो जी कंपनी तो बन चुकी है, कंपनी बनने के कंपनी बनने के विद इन 3 इयर्स, अगर आपके पास में कोई ट्रेडमार्क है, आपके ही ट्रेडमार्क से कंपनी काम कर रही है, तो आपको कंप्लेन करने का राइट है, आप कंप्लेन बिल्कुल कर सकते हो। और सीजी क्या करेगी, सीजी उनको नोटिस दे करके कंपनी को बोलेगी कि आप ओवर पास करो, और 3 महीने में अपना नाम आप चेंज कर लो, सीजी बोल देगी। लेकिन ये जो कंप्लेन करनी होगी, ये जो कंप्लेन करनी होगी, ये ट्रेडमार्क ओनर को कंप्लेन करनी होगी विद इन 3 इयर्स, 3 साल के अंदर अंदर ही कंप्लेन करनी होगी। कब से 3 साल, जब से कंपनी बन जाती है, कंपनी के बनने से, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, उस डेट से विद इन 3 इयर्स। 3 साल बीत गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। 3 साल जैसे बीते आप कुछ नहीं कर पाओगे, ट्रेडमार्क भले आपके पास में है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कंप्लेन कब करनी है, 3 साल के अंदर में करनी है। 3 साल के अंदर में अगर आपने कर दी, तो ये सुनवाई आपकी हो जाएगी, और उस कंपनी का नाम चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 साल का टाइम मिलता है। 3 साल के बाद तो मतलब सीजी बोलेगी क्या कर रहे थे, सोए सोए थे क्या। तो 3 साल का टाइम मिलता है, और 3 साल के अंदर में ये कंप्लेन आपको करनी होती है। ठीक है, सो एक बार इस सेक्शन को हम रीड कर लेते हैं। गिवन क्या है, इफ थ्रू inadvertence or otherwise a company on its first registration or on its registration by new name is registered by name which, यहां पे गिवन क्या है, इन द ओपिनियन ऑफ सीजी इज आइडेंटिकल, सीजी के ओपिनियन में ये आइडेंटिकल है, with or too nearly resembled the name by which a company in existence, कोई एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो या तो उस नाम के आसपास का नाम है एग्जिस्टिंग नाम, सेम नाम रख रखा है उस पर्सन ने, या तो उस नाम से बहुत ही मिलता जुलता है। ओके, टू nearly resembled the name by which the company in existence had been previously registered, whether under this act or any previous company law, it may direct the company to change its name। ये क्या कर सकता है, कंपनी को बोल सकता है कि देखो जी कंपनी नाम चेंज करो, shall change the name, its name or new name as the case may be within a period of 3 months, 3 महीने के अंदर में। तो सीजी क्या बोलेगा, सीजी बोलेगा देखो जी कंपनी 3 महीने के अंदर में आप अपने नाम को चेंज कर लो, फ्रॉम द इशू ऑफ सच डायरेक्शंस आफ्टर अडॉप्टिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आपको क्या पास करना होगा, आपको पास करना होगा ओआर। तो सीजी बोलेगा देखो जी कंपनी आप पास करो ओआर, और ओआर पास करके विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर में आप ये काम कर लो।
3 महीने के अंदर में आप ये काम कर लो, ठीक है। कंपनी 3 महीने में अपना नाम आप चेंज करो। बी पॉइंट ये है, बी पॉइंट हमारा कौन सा था, ये था हमारा ट्रेडमार्क वाला। ऑन एन एप्लीकेशन, ऑन एन एप्लीकेशन बाय ए रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ऑफ ए ट्रेडमार्क, ये एप्लीकेशन कौन देगा, ये देगा रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ऑफ ए ट्रेडमार्क। जिसके पास में ट्रेडमार्क है, जिसके नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो वो रजिस्टर्ड प्रोपराइटर है। वो क्या करेगा, वो देगा ट्रेडमार्क, सॉरी उस जिसके पास में ट्रेडमार्क है, ये एक एप्लीकेशन देगा that the name is identical with or too nearly resembled to a registered trademark of such proprietor under this trademark act 1999। या तो मेरे ट्रेडमार्क से बहुत ही मिलता जुलता या सिमिलर नेम, ऐसा ही नाम किसी ने रखा हुआ है, मे टू सीजी विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इनको कंप्लेन कब करनी होगी, 3 साल के अंदर में कंप्लेन करनी होगी। विद इन 3 years, 3 साल के अंदर में इनको कंप्लेन करनी होगी। जिस दिन कंपनी बनी, कंपनी के बनने के 3 साल के अंदर में इनको कंप्लेन करनी होगी। विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन और चेंज ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, whether under this act or any previous company law in the opinion of the CG is identical with or too nearly resembled to an existing trademark, it may direct the company। ठीक है, अगर सीजी को लगता है कि आपकी बात सही है, ये जो नाम है एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है, एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से या तो टू नियरली रिजेंबल्ड है या तो सेम नेम है, ऐसा ही कुछ नाम है, देन सीजी क्या कर सकता है, सीजी मे डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम एंड द कंपनी शैल चेंज इट्स नेम और न्यू नेम। सीजी क्या करेगा, सीजी अब चेंज करेगा अपना नाम। सीजी बोलेगा कि कंपनी अपना नाम अब चेंज करो, और बोलेगा कब, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months। पहले यहां पे 6 महीने था, अभी 3 महीने हो गया, तो 3 महीने के अंदर में सीजी बोलेगा कि कंपनी 3 महीने के अंदर में आप अपना नाम चेंज कर दो फ्रॉम द इशू ऑफ सच डायरेक्शंस आफ्टर एडॉप्शन, आफ्टर एडॉप्टिंग एन ओआर फॉर द पर्पस। ठीक है, तो सीजी बोलेगा, सीजी हाँ जी कंपनी आप अपना ओआर पास करो और विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर में अपना आप नाम चेंज कर दो, अपना आप नाम चेंज कर दो। ठीक है, तो हमने 2 केसेस देखे थे नेम चेंज के लिए। सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 में दोनों ही केसेस में हमने देखा था क्या पास करना था, ओआर पास करना था। सेक्शन नंबर 16 में गलती किसकी थी, कंपनी की गलती थी। तो कंपनी की गलती, और डायरेक्शंस कौन दे रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है सीजी। सीजी ने डायरेक्शन दिया कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी, ओआर पास करेगी, और 3 महीने के अंदर में, दोनों ही केसेस में 3 महीने के अंदर में सीजी सॉरी कंपनी नाम चेंज कर लेगी। करेक्ट। पहला जो केस था सेक्शन नंबर 16 में, ये नाम टू नियरली रिजेंबल्ड या आइडेंटिकल था, किसके, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के। और जो दूसरा केस था, दूसरा केस क्या था, ये किसी ट्रेडमार्क, एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क के टू नियरली रिजेंबल्ड या सेम वैसा ही नाम था। तो इस केस में सीजी क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा उस कंपनी को कि कंपनी आप विद इन 3 months अपने नाम को आप चेंज कर लो। ठीक है, ओके। जो हमारा ट्रेडमार्क वाला है, ट्रेडमार्क वाले में कितने साल के अंदर उसको कंप्लेन करना था, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी जिस दिन बनी, तो कंपनी बनने के 3 साल के अंदर में सीजी के पास में वो कंप्लेन पहुंच जानी चाहिए, तभी सीजी उस पर एक्शन लेगा, अदरवाइज सीजी वॉन्ट टेक एनी एक्शन। नाउ where a company change its name or obtain a new name under subsection 1, it shall within a period of 15 days from the date of such change give notice to the change to the registrar along with the order of the CG, who shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation and the memorandum। ठीक है जी। सो आपको ये पता ही है कि हमें क्या करना होगा, नाम चेंज कर दिया, तो नाम चेंज करने के बाद अब ये जो भी कॉपीज हैं आपको आरओसी के पास में फाइल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा इसको रजिस्ट्रार के पास में फाइल कर दोगे। क्या क्या फाइल करोगे, सीजी का ऑर्डर, आपको क्या क्या मिला था, सीजी का ऑर्डर मिला था और आपने ओआर पास कराया था। ठीक है, और आपका जो मेमोरेंडम में चेंज हुआ, तो वो तीनों चीजें, तो आपको ये तीनों चीजें क्या करनी पड़ेगी, जमा करनी पड़ेंगी, किसके पास में, रजिस्ट्रार के पास में। ठीक है, सीजी का ऑर्डर, उसके बाद आपने जो ओआर पास करा था वो, और साथ में जो आपका मेमोरेंडम है, आप उसको क्या करोगे, जमा कर दोगे, सबमिट कर दोगे रजिस्ट्रार के पास में, और रजिस्ट्रार आपको एक नया नाम चेंज करके फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नया नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको दे देगा। ठीक है, पहले अगर कोई, अभी अभी से पहले की बात अगर मैं बताऊं,
अभी से पहले की अगर मैं बात बताऊं, अभी से पहले इस सेक्शन में सीजी ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ जी कंपनी ओआर पास करो, नाम चेंज करो। अभी से पहले अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है, कोई कंपनी ऐसी है कि 3 महीने के अंदर में सीजी के ऑर्डर देने के बाद 3 महीने के अंदर में भी अगर वो कंपनी ऐसा काम नहीं करती है तो उस कंपनी पे पेनल्टी लगती थी। लेकिन सीजी ने सोचा कि यार हम पेनल्टी फालतू में क्यों ले रहे हैं, हमें नाम ही चेंज कराना था ना, हमें तो नाम ही चेंज कराना था। तो मैं काम करते हैं, अगर कंपनी नाम चेंज नहीं कर रही है 3 महीने में, अगर कंपनी नाम चेंज नहीं कर रही है तो अपने हिसाब का एक नाम कंपनी का रख देंगे। तो सीजी ने अब यहां पे नया अमेंडमेंट लेकर के आ गई। यहां पे एक नया अमेंडमेंट है, ये एक नया अमेंडमेंट कंपनी ने 2013 में, जो कि नवंबर 22 के लिए और मई 23 के लिए एप्लीकेबल है। तो ये है एक नया आपका अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें बोला क्या गया कि हम ना जो पेनल्टीज हैं, जो पैसे वाली पेनल्टी, इसको हम हटा रहे हैं। इसको हटा करके हम करेंगे क्या, अगर कोई कंपनी ऐसा काम करती है कि 3 महीने के अंदर में ये कंपनी अपना नाम चेंज नहीं कर रही है, हमने बोला कि कंपनी अपना नाम चेंज करो, लेकिन ये कंपनी अब नाम चेंज नहीं कर रही है, 3 महीने हो गए, 3 महीने बीत चुके हैं लेकिन कंपनी ने फिर भी नाम चेंज नहीं किया, देन कंपनी का नाम जैसी मर्जी वैसी हम कंपनी का नाम रख देंगे और उनका नाम रख देंगे। ठीक है, कंपनी भले नाम चेंज करे ना करे। तो हम अपने हिसाब से, सीजी ने बोला कि सीजी हम अपने हिसाब से इस कंपनी का नाम रख देंगे, जो मर्जी वो हम नाम इस कंपनी का रख देंगे। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि सीजी ने किसी कंपनी ने कुछ भी नाम रख दिया, जो मर्जी आया सीजी ने वो भी नाम रख दिया, जो मर्जी वो सीजी नाम रख दिया, आप मुझे ये बताओ क्या उसके पास में फिर से अपना नाम चेंज करने का पावर होना चाहिए, यस और नो? क्या उस कंपनी के पास में फिर से अपना नाम चेंज करने का पावर होना चाहिए? सेक्शन 13 के हिसाब से क्या कंपनी फिर से अपना नाम चेंज कर सकती है? क्या उस कंपनी के पास में फिर से एक पावर होनी चाहिए कि कंपनी अपना नाम चेंज कर पाए? कंपनी को अगर सीजी वाला नाम पसंद नहीं आ रहा तो क्या कंपनी चेंज कर सकती है? हाँ बिल्कुल, कंपनी के पास में ये एक पावर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, मान लो कि सीजी ने कुछ भी नाम रख दिया, ABCDEFZ कुछ भी नाम रख दिया। दिक्कत थोड़ी सी होगी कंपनी को कि अगर सीजी ने बोला हुआ है तो सीजी की केस में कंपनी को ओआर पास करना था। ओआर इजी होता है, ठीक है, ओआर इजी होता है। अब क्योंकि कंपनी ने ये काम नहीं करा था विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने में कंपनी ने ये काम नहीं करा था, सीजी ने अपने हिसाब का नाम एक रख दिया, सीजी ने अपने हिसाब का एक नाम रख दिया। अब पेनल्टी तो है नहीं, तो सीजी ने अपने हिसाब का कंपनी का एक नाम रख दिया। ठीक है, ABCZ कुछ भी कंपनी का नाम रख दिया। अब कंपनी को ना ये नाम पसंद नहीं आ रहा, तो कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी इस नाम को चेंज करना चाहती है वॉलेंटरली, खुद से कंपनी चेंज करना चाहती है। तो अब कंपनी यहां पे ओआर पास नहीं करेगी, अब तो एज पर सेक्शन नंबर 13 कंपनी को अब नाम चेंज करना होगा। कंपनी को मीटिंग बुलानी होगी और कंपनी को मीटिंग बुला करके और कंपनी को SR पास करना होगा। और इसमें भी नाम चेंज करने के लिए परमिशन किसकी चाहिए होती है? सीजी की परमिशन चाहिए होती है। तो यहां पे सीजी की डायरेक्शन थी, तो जहां सीजी डायरेक्ट कर रहा है वहां पे ओआर कंपनी को पास करना था, तो यहां पे नाम चेंज करना इजी था। अगर कंपनी नाम चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, अगर कंपनी नाम चेंज नहीं कर रही, 3 महीने बीत गए, तो सीजी जैसी मर्जी वैसा नाम कंपनी का रख देगा। अब कंपनी को भुगतना पड़ जाएगा। भुगतना क्या पड़ जाएगा, अब कंपनी को नाम चेंज खुद से अगर करना है ना तो दिक्कत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, दिक्कत थोड़ी बढ़ जाएगी। कंपनी को यहाँ पे SR पास करना होगा, साथ में सीजी से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। तो सीजी की परमिशन और SR दोनों काम करना पड़ेगा। कंपनी का यहाँ पे आधा काम वैसे ही हो गया था नाम चेंज करने के लिए, लेकिन कंपनी ने लेट कर दिया, तो ये एक तरीके से कंपनी के लिए सजाई है। ठीक है, डिफरेंस आप देखो, पहले केस में सीजी ने बोला था कि कंपनी आपका नाम ठीक नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, आपका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो अपना नाम आप चेंज कर लो 3 महीने में। आपको हम ऑर्डर दे रहे हैं कि 3 महीने में अपना नाम चेंज कर लो, ओआर पास करो, नाम चेंज कर लो। तो ओआर का मतलब क्या, कि वहां पे मेजोरिटी चाहिए, सिंपल। ठीक है, वहां पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए। 101 लोग हैं तो एक में 51 अगर वोट कर देते हैं और एक में 50 वोट नो की ओर करते हैं तो ये पास हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी चाहिए, एक भी अगर एक्स्ट्रा है तो वहां पे मेजोरिटी हमारी बन गई। तो यहां पे बहुत काम सिंपल था। यहां पे अगर आपको वॉलेंटरीली कंपनी को नाम चेंज करना है
तो इस केस में थोड़ी दिक्कत बढ़ती है। बढ़ती क्या है कि कंपनी को तो सबसे पहले सीजी से परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ जी सीजी, आपने जो पुराना नाम हमारा रखा हुआ था ना, ये हमें पसंद नहीं आ रहा, हम नाम चेंज करना चाहते हैं। तो सीजी से कंपनी को परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन मिलने के बाद, जब कंपनी को परमिशन मिल जाएगी, उसके बाद अब कंपनी नाम चेंज करेगी। चेंज करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, और इसमें 75% और मोर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पे काम थोड़ा सा कंपनी का डिफिकल्ट हो जाता है वॉलेंटरली चेंज करने में। ठीक है, तो सीजी ने बोला कि देखो जी, हम पेनल्टी अब नहीं लगाएंगे, पेनल्टी हम कम कर रहे हैं। ठीक है, और कंपनी का नाम ही चेंज करना था ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम काम कर रहे हैं, एक कंपनी का नाम हम अपने हिसाब से रख देंगे। कंपनी ने अगर 3 महीने में नाम चेंज नहीं करा, कंपनी का नाम हम अपने हिसाब से रख देंगे, और कंपनी का नाम अपने हिसाब से रख देंगे। बाकी जब मर्जी कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़े तो कंपनी नाम चेंज कर सकती है। ठीक है, सो इफ ए कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शंस गिवन अंडर सबसेक्शन 1, सीजी शैल अलॉट ए न्यू नेम। सीजी क्या करेगा, अपने हिसाब का एक नया नाम अलॉट कर देगा टू द कंपनी इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड द रजिस्ट्रार शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। रजिस्ट्रार क्या करेगा, ये जो नया नेम है कंपनी का वो अपने रजिस्टर में एंटर कर लेगा। दैट्स इट। ठीक है, नाउ, और उसके बाद इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज इन द प्लेस ऑफ द ओल्ड नेम एंड इशू ए फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये सब कुछ काम गवर्नमेंट खुद ही कर देगी। सीजी ऑर्डर पास कर देगा, कंपनी का नाम ये रख दो, हमें इस कंपनी का नाम ऐसा पसंद आ रहा है तो इस कंपनी का नाम ये रख दो। सीजी कंपनी का नाम रख देगी, और जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार वो नाम एंटर करेगा, और रजिस्ट्रार एंटर करके, नाम एंटर करके, ये एक नया फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को पकड़ा देगा कि हाँ जी, ये लो, आज से आपका नया वाला ये नाम है, which the company shall use thereafter। ठीक है, provided that nothing in subsection shall prevent the company from subsequently changing its name in accordance with the provisions of section 13। कंपनी के पास में अभी भी पावर है कि अगर कंपनी चाहे तो एज पर सेक्शन नंबर 13 नाम को चेंज कर सकती है। तो ये कंपनी के पास में पावर्स रहेंगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट, इन सेक्शंस में कोई डाउट? ओके, इसके बाद आपका सेक्शन नंबर 17 है, छोटा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 17। यहां पे लिखा गया है कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल एक्सेट्रा टू बी गिवन टू ए मेंबर। कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम लेने का राइट्स, अब यहां पे देखो गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 17, एवरी कंपनी ऑन बीइंग सो रिक्वेस्टेड बाय मेंबर, अगर मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं, किससे, कंपनी से, अगर मेंबर कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं, shall send copies of every following documents within 7 days। कब, 7 दिनों के अंदर, within 7 days of the request on the payment of fee। यहां पे कंपनी चाहे तो पेमेंट ऑफ फी भी कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लो किसी कंपनी का मेंबर मैं हूं, किसी कंपनी का मेंबर मैं हूं, कंपनी ने अपने आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है कि देखो जी, अगर कोई मेंबर है, अगर हार्ड कॉपी चाहता है मेमोरेंडम की, आर्टिकल की, तो इसको एक छोटा मोटा एक अमाउंट है, 10 रुपए पर कॉपी मैक्सिमम, शायद कुछ ऐसा ही है, आगे हम पढ़ेंगे आगे सेक्शंस में। तो इस हिसाब से ये पर्सन पे कर सकता है, ये बात कंपनी को अपने आर्टिकल में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो कि मैं कंपनी का मेंबर हूं और मैं चाहता हूं कॉपीज मंगाना मेमोरेंडम के आर्टिकल्स की, तो मैं क्या करूंगा, एज पर आर्टिकल ये बात तो लिखी गई है, तो कंपनी बोलेगी देखो जी, आपका ना इतना पैसा बनता है, अगर चाहते हो ये कॉपीज घर पे मंगाना, तो इतना पैसा पेमेंट कर दो और ये कॉपीज आप अपने घर पे मंगा लो। ठीक है, सो यहाँ पे वही बात लिखी गई है। लिखा यहाँ पे क्या है कि एज पर सेक्शन नंबर 17, एक कंपनी ऑन बीइंग सो रिक्वेस्टेड, अगर कोई मेंबर, बाई मेंबर, अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है कंपनी से कि मुझे आपकी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की कॉपी चाहिए, शैल सेंड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, कंपनी भेजेगी उनको। कंपनी को क्या करना होगा, भेजना होगा। कब, ये भी विद इन 7 days ऑफ द रिक्वेस्ट, जिस दिन से उसने रिक्वेस्ट करी उसके रिक्वेस्ट से विद इन 7 days ऑन द पेमेंट ऑफ फी। यहां पे लॉ में ये भी लिख दिया, यहां पे लॉ में ये भी लिख दिया ऑन द पेमेंट ऑफ फी। उसने रिक्वेस्ट करा, लेकिन रिक्वेस्ट के साथ में उसको फी की पेमेंट करनी रिक्वायर्ड है। तो रिक्वेस्ट उसने करा ऑन द पेमेंट ऑफ फी, उसने जब फी की पेमेंट कर दी तो ठीक है, तो रिक्वेस्ट करेगा साथ में फी की भी पेमेंट करेगा। तो जैसे उसने फी की पेमेंट कर दी, 7 दिनों के अंदर में कंपनी उसके पास में, उस मेंबर के पास में क्या क्या भेजेगी, द मेमोरेंडम, द आर्टिकल, मेमोरेंडम भी
मेमोरेंडम की एक कॉपी, एक आर्टिकल की कॉपी, एवरी एग्रीमेंट एंड एवरी रेजोल्यूशंस referred in section 117, resolutions and agreement to be filed if and so far as they have not been embodied in the memorandum and article. कंपनी ने कोई भी रेजोल्यूशन पास कर रखे हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 117 में, ठीक है। तो वो सारे रेजोल्यूशंस जो कि मेमोरेंडम या आर्टिकल में कंपनी ने ऐड नहीं कर रखे हैं, तो वो भी साथ में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। कंपनी को अपना मेमोरेंडम, अपना आर्टिकल और साथ में वो सारे रेजोल्यूशंस भी जो कि कंपनी ने अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल में एम्बॉडीड नहीं कर रखे हैं, जो कि ऐड नहीं कर रखे हैं, तो कंपनी को ये भी चीजें उसके पास में, मेंबर के पास में भेजनी पड़ेगी। और अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया, मेंबर ने कॉपीज की डिमांड करी और कंपनी ने बोला कि देखो जी हम नहीं दे रहे, 7 दिन से ऊपर हो गए, कंपनी भेज ही नहीं रही। In case of default, the company and every officer who is in default shall be liable for each default to a penalty of 1,000 rupees for each day. इनको पेनल्टी कितनी है, 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से, ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज टू 1,00,000 रुपीज विच एवर इज लेस। ठीक है, 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से लेकर के, 1,000 रुपए से लेकर के और 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी कंपनी के ऊपर एंड एवरी ऑफिसर डिफॉल्ट इनके ऊपर हो सकती है। तो ये रहा आपका डिफॉल्ट। अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट ऐसा करती है तो कंपनी को और एवरी ऑफिसर से डिफॉल्ट, इनको 1,000 रुपए से, 1,000 रुपए पर डे के हिसाब से, 1,000 रुपए पर डे से लेकर के और कितना, 1,00,000 रुपए मैक्सिमम इनको फाइन हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेक्शन नंबर 17, जिसमें कि हमने देखा कि कंपनी को अपना मेमोरेंडम एंड आर्टिकल अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट कर दे कि कंपनी आप भेजो, तो कंपनी को भेजना पड़ेगा और वो भी विद इन 7 डेज ऑन द रिक्वेस्ट ऑन द पेमेंट ऑफ फी। ठीक है, नाउ इसके बाद कन्वर्जन ऑफ ए कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपका ये सेक्शन नंबर 18। अब बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं, बहुत ही हम तेज आगे बढ़ रहे हैं और मोस्ट ऑफली आज की क्लास में सोच रहा हूं कि थोड़ी देर में और खत्म कर दूं। ये आपका सेक्शन नंबर 18 है और सेक्शन नंबर 19, ये दो सेक्शंस हम करके आज की क्लास हम एंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कल के भी जो आपकी अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें कुछ टॉपिक्स रहेंगे हमारे पास में और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ और भी मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जो कि हम एक बार डिस्कस करेंगे और डिस्कशन करने के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम केवल सेक्शन नंबर 18 एंड सेक्शन नंबर 19 करेंगे। और सेक्शन नंबर हमारा जो 18 है, इसमें गिवन क्या है, कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये कंपनी जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किसमें, कन्वर्ट किसमें आपको कन्वर्ट करना है, या तो पब्लिक कंपनी है उसको प्राइवेट में, या प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी में। गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ कंपनी 2013, ए कंपनी में कन्वर्ट इटसेल्फ इन सम अदर क्लास ऑफ कंपनीज बाय ऑल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। कंपनी किसी भी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है, कंपनी किसी दूसरे कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है, देन कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी अपने आर्टिकल को कन्वर्ट करके, आर्टिकल एंड मेमोरेंडम उसमें अमेंडमेंट करके, उसमें चेंजेस करके और कन्वर्ट कर सकती है। फॉलोइंग इज द लॉ विद रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब यहां पे लॉ क्या है, लॉ गिवन है, बाय ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, कंपनी क्या करेगी, अपने आर्टिकल में और कंपनी अपने मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन करेगी। A company of any class registered under this act may convert itself as a company of other class under this act by altering memorandum and article of the company in accordance with the provision of this chapter। हमने पढ़ा था, हमने अभी जस्ट पढ़ा मेमोरेंडम के कन्वर्जन में, मेमोरेंडम के कन्वर्जन में। ठीक है, सेक्शन नंबर 14। ठीक है, हमने पढ़ा क्या था, ये हमारा पॉइंट था। अगर कंपनी चाहती है अपने आप को कन्वर्ट करना, कौन सी कंपनी में कन्वर्ट करना, प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में, अगर कंपनी कन्वर्ट करना चाहती है, सो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़ेगा। तो सेम बात यहां पे भी लिखी गई है, यहां पे सेम बात क्या लिखी गई है, अगर कंपनी को कन्वर्जन करना है तो कंपनी क्या करेगी, अपने मेमोरेंडम को और अपने आर्टिकल को कन्वर्ट करेगी ऑल्टर करने के लिए। ठीक है, किसी दूसरे क्लास ऑफ कंपनी में अगर कंपनी को कन्वर्ट होना है, इस केस में कंपनी क्या करेगी, अपने मेमोरेंडम को एंड अपने आर्टिकल को कन्वर्ट करेगी। नाउ file an application to the registrar where such conversion of companies is required to be done
company shall file an application to the registrar, who shall, after satisfying himself that the provisions applicable for registration of companies has been complied with, close the former registration of the company. और ये सारी बातें आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ जैसे ही आपकी कंपनी का कन्वर्जन हो गया, आप क्या करोगे, रजिस्ट्रार के पास में फाइल कर दोगे। तो सबसे पहले आपने क्या करा, देखो जी, सबसे पहले अगर आपको कोई भी कंपनी है, किसी भी कंपनी को किसी अदर काइंड ऑफ कंपनी में अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको चेंजेस कहाँ पे करने पड़ेंगे, कंपनी के मेमो में या आर्टिकल में या दोनों में, ठीक है। और ये बात आप क्या करोगे, जैसे ही आपने चेंजेस कर दिया, चेंजेस करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आरओसी को ये फाइल करना पड़ेगा। आपने क्या करा, रजिस्ट्रार को आपने फाइल कर दिया, ठीक है, फाइल विद रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ने जैसे ये बातें देख ली, सब कुछ ठीक ठाक है, ये क्या करेगा, ये फाइल अपने पास में कर लेगा। फाइल करने के बाद इशू ए फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आफ्टर रजिस्टरिंग। अब क्योंकि कंपनी का जो क्लास है, कंपनी का क्लास चेंज हो गया, तो क्लास चेंज करने के बाद रजिस्ट्रार आपको एक क्या करेगा, एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको एक इशू कर देगा। एंड साथ में नो इफेक्ट ऑन डेट, लायबिलिटी एक्सेट्रा इनकर्ड बिफोर कन्वर्जन। अब सोचो, कोई कंपनी है, इस कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी थी और प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हुई पब्लिक कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हुई पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी ने कुछ लोन लिए थे, प्राइवेट कंपनी ने कुछ लोन लिए थे। जब कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुई, तो क्या ये लोन खत्म हो जाने चाहिए या अभी वैसे ही रहने चाहिए, कंपनी तो वैसे ही है, क्या ये लोन वैसे ही रहने चाहिए या खत्म हो जाने चाहिए? बिल्कुल अभी सब कुछ वैसे ही रहेगा, क्योंकि कंपनी तो वही है ना, उसने बस अपने क्लास चेंज करा हुआ है। तो कंपनी का बस क्लास चेंज करा हुआ है, बाकी तो सब कुछ वैसा ही है। तो कंपनी के चाहे कोई डेट हो या कंपनी की जो लाइबिलिटी है, या कंपनी ने अगर कोई कुछ भी ऐसा इनकर कर रखा है, कोई डेट है, लाइबिलिटी है, कुछ ऐसा लोन है, कंपनी ने अगर कुछ भी ऐसा इनकर कर रखा है, तो वो सब कुछ उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। कंपनी भले ही कुछ कन्वर्जन कर ले, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट इफेक्ट एनी डेट, liabilities, obligations, or contracts incurred or entered into by or on behalf of the company before conversion, and such debts, liabilities, and obligations and contracts may be enforced in the manner as if such a registration had not been done। और ये साथ में वैसे ही इन्फोर्सेबल रहेगा जैसे कन्वर्जन के पहले ही इन्फोर्सेबल था, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, जैसे पहले था अभी भी ये वैसे ही रहेगा। चाहे कंपनी कन्वर्जन करके किसी दूसरी क्लास में चली जाए, फिर भी कंपनी ने पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं, चाहे कंपनी ने कोई डेट ले रखा है, चाहे कंपनी ने कोई लोन ले रखा है, चाहे कंपनी कोई लायबिलिटी है, तो ये सब कुछ पहले ही जैसे रहेगा जैसे कंपनी के कन्वर्जन के पहली चीजें थी, ठीक है। सो इस सेक्शन को एक बार हम फिर से एक बार हम रीड कर लेते हैं। यहां पे गिवन क्या है, कन्वर्जन ऑफ ए कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर कोई कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो कंपनी किस तरीके से कन्वर्ट करेगी अपने आप को एक क्लास से दूसरे क्लास में। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, कंपनी फाइल करेगी एसआर। कंपनी को अपने मेमोरेंडम में एन आर्टिकल में चेंजेस करने होंगे, इसमें ऑल्ट्रेशन करने होंगे। और ऑल्ट्रेशन कैसे होगा, एसआर पास करके होगा। कंपनी एसआर पास करेगी और एसआर पास करके उस दूसरे क्लास में चली जाएगी। उसके बाद जैसे ही कंपनी ने खुद को कन्वर्ट करा, कन्वर्ट करने के बाद ये कंपनी रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन फाइल करेगी। रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको देख करके कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा और कंपनी को कन्वर्ट कर देगा और कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में एंटर कर लेगा। एंटर करने के बाद ये इशू करेगा एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये इशू करेगा फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और कंपनी के जो भी प्रीवियस डेट है, कंपनी की जो प्रीवियस लाइबिलिटीज हैं, कंपनी के जो प्रीवियस लोन्स हैं, इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो सब कुछ वैसे ही रहेंगे जैसे कि पहले हुआ करते थे। सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 19 में गिवन है कि सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। अब आप मुझे ये बताओ, एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है, आपने दोनों के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में दोनों के बारे में पढ़ा हुआ है। आप मुझे ये बताओ, होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों में अगर हम बात करें, बड़ी कंपनी कौन सी है? होल्डिंग कंपनी बड़ी कंपनी होती है या सब्सिडरी कंपनी बड़ी कंपनी होती है? होल्डिंग कंपनी बड़ी कंपनी होती है या सब्सिडरी कंपनी बड़ी कंपनी होती है? दोनों कंपनी में कौन सी कंपनी बड़ी होती है?
होल्डिंग या सब्सिडरी? दोनों कंपनी में बड़ी कौन सी कंपनी होती है? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। ओके, सो यहां पे हमारी जो होल्डिंग कंपनी होती है ये हमारी होती है बड़ी कंपनी। ठीक है, बिल्कुल बहुत सही। होल्डिंग कंपनी हमारी बड़ी कंपनी होती है। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी का जो शेयर्स होते हैं इसके पास में जो मेजोरिटी, हमने पढ़ा था डेफिनेशन कि या तो इनके जो बोर्ड हैं, बोर्ड में इन्फ्लुएंस हो, इसके बोर्ड्स को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ठीक है, जो डिसीजन है कंपनी का ये होल्डिंग कंपनी ले रही है, या इनके पास में इस कंपनी का मेजोरिटी मतलब मोर देन 50% इसका शेयर है। ओके, कभी कभार लैग हो रहा है, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा भी लैग हो रहा है, बट अभी ठीक रहेगा, ऐसी कोई इशू नहीं है, अभी प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो हमने ये बात पढ़ी थी होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी की। ठीक है, तो बड़ी कंपनी कौन सी होती है? होल्डिंग कंपनी होती है, और छोटी कंपनी सब्सिडरी कंपनी होती है। ओके, शेयर्स किसके पास में जाते हैं? शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास में जाते हैं। किसके? सब्सिडरी कंपनी के। ठीक है, अब हमारा रूल ये बोलता है, हमारा जो सेक्शन नंबर 19 है, सेक्शन नंबर 19 ये बोलता है कि देखो जी, अगर हम बात करें होल्डिंग की और सब्सिडरी की ना, अगर हम बात करें होल्डिंग की या सब्सिडरी की, तो इन दोनों कंपनीज में अगर कोई रिलेशन है, अगर दो कंपनीज के बीच में कोई रिलेशन है होल्डिंग एंड सब्सिडरी का, दो कंपनीज के बीच में होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन अगर है, तो होल्डिंग कंपनी के पास में सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स तो होंगे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, तभी ये कंपनी होल्डिंग बनी हुई है। लेकिन सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी का शेयर किसी भी तरीके से नहीं रखेगी। सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी का शेयर किसी भी तरीके से नहीं रखेगी, या होल्डिंग कंपनी किसी भी तरीके से अपने शेयर को सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर नहीं करेगी। न तो ये शेयर्स इसके खरीदेगी, न तो ये शेयर्स इसको देगी। तो जैसे ही होल्डिंग सब्सिडरी बने, तो सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं परचेज कर सकती, न तो होल्डिंग कंपनी अपने शेयर्स अपने सब्सिडरी कंपनी को देगी। ये एक कंडीशन है। ठीक है, लेकिन इसमें तीन एक्सेप्शन है। लेकिन यहां पे तीन एक्सेप्शन हैं। तीन एक्सेप्शन क्या है? हम पढ़ेंगे तीन एक्सेप्शन। ठीक है, सबसे पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर इस कंपनी ने एज एन लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर रखा है, इसके किसी डिसीज मेंबर का शेयर्स ने होल्ड कर रखा है जो कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और अगर ये जो सब्सिडरी कंपनी है एज एन ट्रस्टीज ने रखा हुआ है, और थर्ड क्या है कि ये जो कंपनी है सब्सिडरी कंपनी बनने से पहले इस कंपनी के शेयर्स को इसने होल्ड कर रखा है। ठीक है, एक बार मैं आपको समझाता हूं। जो हमारा फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में ये था कि ये कंपनी है जो हमारी जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर रही है एज एन डिसीज्ड मेंबर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड मेंबर। एग्जांपल के लिए मैं आपको अगर एक्सप्लेन करना चाहूं, तो मान लो हमारी ये होल्डिंग कंपनी थी, हमारी होल्डिंग कंपनी थी, और होल्डिंग कंपनी में मिस्टर एम थे, मिस्टर एम थे, मिस्टर एम थे होल्डिंग कंपनी में। ठीक है, होल्डिंग कंपनी मिस्टर एम थे, जिनके पास में होल्डिंग कंपनी का शेयर्स थे। ठीक है, मिस्टर एम के पास में इस होल्डिंग कंपनी के शेयर्स थे। इनके पास में एक कंपनी थी जो इस कंपनी की सब्सिडरी थी, इन्होंने पर्सनल नेम पे इस शेयर्स को ले रखा था, इन्होंने पर्सनल नाम पे इस कंपनी के शेयर्स को ले रखा था। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी थी, जब इन्होंने शेयर्स लिए, जब इन्होंने शेयर्स लिए, तो इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है शेयर्स का, जो नॉमिनी है, नॉमिनी किसको बनाया? अपनी इस कंपनी का बनाया। इन्होंने शेयर्स का नॉमिनी अपनी इस कंपनी को बनाया। ठीक है, शेयर्स इनके पास में है, और इसकी नॉमिनी अपनी इस कंपनी को बनाया, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है। कुछ दिनों बाद ये हो गए एक्सपायर, मिस्टर एम नहीं रहे, दुनिया से चले गए। शेयर्स किसके पास में जाएंगे? अब वो तो ये शेयर्स पहुंच जाएंगे किसके पास में? सब्सिडरी कंपनी के पास में। अब ये शेयर्स पहुंच जाएंगे सब्सिडरी कंपनी के पास में। ठीक है,
सो जैसे ये शेयर्स सब्सिडरी कंपनी के पास में पहुंचेंगे, तो यहाँ पे रूल क्या बोलता है, रूल 19, हमारा जो सेक्शन 19 क्या बोलता है, सेक्शन 19 बोलता है कि किसी भी तरीके से सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शेयर्स जैसे नॉमिनी थे, इन्होंने नॉमिनी अपनी कंपनी को बना रखा था, ये शेयर्स तो इसके पास में आ गए ना कंपनी के पास में, ये एक्सेप्शनल केसेस है। तो अगर कोई भी ऐसी सब्सिडरी कंपनी है जो कि शेयर्स होल्ड कर रही है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिसीज मेंबर, ये मेंबर जो है ये एक्सपायर हो गया, इस मेंबर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये कंपनी थी, इस मेंबर की लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये कंपनी थी, और इसके शेयर्स अब इसके पास में आ गए, ये एक्सपायर हो गया, इसके शेयर्स अब इसके पास में आ गए। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये एक्सेप्शंस में गिवन है, सेक्शन 19 के एक्सेप्शंस में गिवन है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या था, एज एन ट्रस्टी, एज एन ट्रस्टी, एज एन ट्रस्टी अगर ये शेयर्स रख रहा है, ठीक है, ट्रस्टी का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, इस एग्जांपल्स में गिवन है, तो उस एग्जांपल्स को ही पढ़ के हम ट्रस्टी का, हाँ जी, हमारा ये एग्जांपल है जो कि कुछ ट्रस्टी पे गिवन है, तो इसको हम एक बार पढ़ेंगे तो ये हमें पॉइंट समझ आ जाएगा ट्रस्टी वाला। और इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट था, थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला पॉइंट ये था एक्सेप्शन का, कि अगर इस कंपनी ने, जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बनने से पहले इस कंपनी के शेयर्स ले रखे थे। एग्जाम्पल के लिए अभी जो चल रहा है ये चल रहा है 2022, ठीक है, 2022 चल रहा है, हम बात कर रहे हैं 2021 की, 2021 की। एक कंपनी थी ए और एक कंपनी थी बी, ये दोनों कंपनी अलग अलग थी, दोनों कंपनी का आपस में कोई ताल्लुकात नहीं था। कंपनी बी ने क्या किया, कंपनी बी ने कंपनी ए का 1% शेयर परचेज कर लिया, 1% शेयर परचेज कर लिया, कंपनी बी ने कंपनी ए का 1% शेयर परचेज कर लिया, अभी भी कुछ दिक्कत नहीं है, होल्डिंग सब्सिडी अभी भी नहीं है। फिर लेटर ऑन 2022 में, 2022 में ये जो कंपनी ए है, कंपनी ए ने कंपनी बी के 50% से ज्यादा इसने शेयर्स परचेज कर लिए। अब क्या हुआ, अब तो यहां पे होल्डिंग सब्सिडी बन गई, लेकिन बी के पास में भी अब 1% का शेयर तो है ना, इसने शेयर्स बेचे नहीं है, इसके पास में अभी भी वो शेयर्स जो कि 2021 में इस कंपनी ले रखे थे, इसके पास में अभी भी ये शेयर्स हैं, ठीक है। 2022 में इसने शेयर्स परचेज किए, मेजोरिटी परचेज करी, 2022 में कंपनी ए बन गई इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, और ये कंपनी इसकी सब्सिडरी कंपनी बनी, ये 2022 में हुआ था। बनने से पहले 2021 में बी ने क्या किया, इस कंपनी के 1% शेयर पहले परचेज किए थे, इस कंपनी का होल्डिंग बनने से पहले इसने उस कंपनी के शेयर परचेज किए थे, ठीक है। सो अब इस केस में क्या होगा, ये भी क्या है, इसका एक्सेप्शन है, ये भी क्या है, इसका एक एक्सेप्शन है। अगर कंपनी ने ऐसा भी करा हुआ है, इस तरीके से भी कंपनी ने अगर शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आता है एक्सेप्शन में, और ये कंपनी इसको होल्ड कर सकती है, हाँ बशर्ते ये है कि जैसे ही ये होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बने, होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन बनने के बाद अब ये कंपनी कोई परचेजिंग ना करे उस कंपनी के शेयर्स की। तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन जैसे ही बन जाए, तो बनने के बाद अब यहां से कोई परचेजिंग नहीं हो सकती, अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को नहीं ले सकती। होल्डिंग सब्सिडरी बनने से पहले कितने भी शेयर्स ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही होल्डिंग सब्सिडरी बन गई, जैसे ही रिलेशन आ गया, उसके बाद ये कंपनी अब होल्ड नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे तीन एक्सेप्शंस थे, एक तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिसीज मेंबर, दूसरा ट्रस्टी, और तीसरा होल्डिंग कंपनी बनने से पहले वाला, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी से बनने से पहले वाला। एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं, यहां पे गिवन क्या है, एज पर सेक्शन नंबर 19, as per section number 19 of Company Act 2013, no company shall either by itself or through its nominee, चाहे खुद से चाहे अपने नॉमिनी से, होल्ड एनी शेयर्स ऑन इट्स होल्डिंग कंपनी एंड नो होल्डिंग कंपनी शैल अलॉट और ट्रांसफर, न तो ये कंपनी होल्ड करेगी, न तो होल्डिंग कंपनी अलॉट करेगी या ट्रांसफर करेगी इट्स शेयर्स टू एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी, अपने किसी भी सब्सिडरी को, न तो होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर करेगी, न तो सब्सिडरी कंपनी लेगी,
एंड सच अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी शैल बी वॉइड। अगर कुछ ऐसा होता है, अगर किसी होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को शेयर्स दिए, शेयर्स किसी भी तरीके से ट्रांसफर किए, या सब्सिडरी कंपनी ने किसी भी तरीके से होल्डिंग कंपनी के शेयर्स दिए, ये होगा वॉइड, ये वैलिड है ही नहीं। तो ये क्या होता है, वॉइड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीन एक्सेप्शन हैं। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब सेक्शन शैल अप्लाई टू ए केस। पहला केस क्या है, वेयर द सब्सिडरी कंपनी होल्ड सच शेयर्स एज एन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अगर इसने क्या कर रखा है, एज एन लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर रखा है ऑफ ए डिसीज्ड मेंबर, तो फर्स्ट केस में यहां पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ये कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकती है। बी पॉइंट, एज एन ट्रस्टी वेयर सब्सिडरी कंपनी होल्ड सच शेयर्स एज एन ट्रस्टी, अगर इसने एज एन ट्रस्टी इसको होल्ड कर रखा है। एंड सी पॉइंट क्या है, वेयर द सब्सिडरी कंपनी इज अ शेयर होल्डर, ये सब्सिडरी कंपनी शेयर होल्डर थी इवन बिफोर इट बिकेम ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। इस होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी बनने से पहले ये कंपनी क्या थी, ये एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी इसने होल्ड कर रखे थे। होल्डिंग सब्सिडरी बनने से पहले सब्सिडरी कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रखे थे। तो यहाँ पे तीन केसेस हैं और तीन केसेस में यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जो सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकती है। हाउएवर द सब्सिडरी कंपनी रेफर्ड इनटू द प्रोसीडिंग्स प्रोड्यूस शैल हैव द राइट टू वोट एट ए मीटिंग ऑफ द होल्डिंग कंपनी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय इट एज एन लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी एज रेफर्ड इन क्लॉज ए और बी ऑफ द सेट प्रोविजंस। यहां पे गिवन क्या है, अगर हम बात करें वोटिंग राइट की, तो मेंबर्स के पास में होती है वोटिंग राइट्स, जो कि हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर नंबर 7 में। मेंबर्स के पास में वोटिंग राइट्स होती हैं। मतलब कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करा हुआ है, इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास में, तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास में वोटिंग राइट्स होती हैं। कोई भी अगर कंपनी में एसआर पास होगा, ओआर पास होगा, कुछ भी मीटिंग होगी, तो आपको नोटिस आएगा और आपको उसमें वोट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, कैसे वोट किया जाता है, तो मैं अगर कोई ऐसी कंपनी से मेरे पास में अगर इन ड्यूरेशन अगर कोई नोटिस आता है, तो स्पेशली उसकी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको वोट किया जाता है कंपनीज में। ठीक है, सो यहाँ पे गिवन क्या है कि अगर कोई भी कंपनी है जो कि ए वाले में और बी वाले में फॉल करती है, इस तरीके से इस एक्सेप्शन से फॉल करती है, इन दोनों के पास में वोटिंग राइट रहेगी। वैसे तो सब्सिडरी कंपनी के पास में वोटिंग राइट्स होते नहीं है, क्योंकि वो कौन सी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी है, वो अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड ही नहीं कर सकती। तो शेयर्स ही नहीं रहेंगे तो होल्डिंग कंपनी होल्ड कहां से करेगी, सब्सिडरी कंपनी होल्ड कहां से रहेगी, वो कंपनी अपने शेयर्स, अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये तो राइट उनके पास में है ही नहीं, तो वो वोट भी नहीं कर सकती। कोई भी सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी वोट भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर पॉइंट ए, एक्सेप्शंस के पॉइंट ए और पॉइंट बी में ये कंपनी अगर आती है, तो इस कंपनी के पास में राइट है कि ये कंपनी वोट कर सकती है। कौन से, डिसीज्ड मेंबर वाले पॉइंट में और ट्रस्टी वाले पॉइंट में। अगर इस कंपनी के पास में अगर ये कंपनी इसमें फॉल करती है, देन ये कंपनी वोट कर सकती है। ठीक है, नाउ the reference in this sections to the shares of a holding company which is a company limited by guarantee or an unlimited company not having a share capital shall be construed as a reference to the interest of its members wherever be form of interest। अगर एक कंपनी, कौन सी कंपनी है, ये कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है, ये कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, तो जहां पे भी मेंबर्स का इंटरेस्ट है तो वहां पे इनसे पूछा जाएगा, उनका रेफरेंस यहाँ पे लेना मैंडेटरी होता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन नंबर 19 का एग्जांपल गिवन क्या है, आरपीआईपी लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड 51% इन शेयर्स ऑफ एसएसपी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है जिसने की 51% एसएसपी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। ऑन 31st of March 2019 एसएसपी प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन होल्डिंग 2% इक्विटी शेयर्स ऑफ आरपीआईपी लिमिटेड सिंस 2013। ओके, यहां पे जो थर्ड केस था, इस कंपनी ने क्या किया था, जो कंपनी सब्सिडरी कंपनी थी, मैं आपको इसमें बताता हूं कौन सी कंपनी होल्डिंग होगी, कौन सी कंपनी सब्सिडरी होगी। तो यहां पे हमारी कंपनी, ये वाली कंपनी होल्डिंग होगी, होल्डिंग। इस कंपनी ने, आरपीआईपी लिमिटेड ने 51% इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में। मतलब इन्वेस्ट का मतलब क्या, इसने इस कंपनी का 51% खरीद लिया। होल्डिंग कंपनी बन गई ये, और ये बन गई सब्सिडरी कंपनी।
होल्डिंग कंपनी बन गई ये, और ये बन गई सब्सिडरी कंपनी। अब देखो हुआ क्या कि ये तो बात हुई 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को इस कंपनी ने 51% स्टेक उसने परचेज किया, ठीक है। लेटर ऑन इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले क्या हुआ था, जो ये हमारी सब्सिडरी कंपनी है इसके पास में ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर्स थे, 2% इक्विटी शेयर्स थे। एसएसपी प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है एसएसपी प्राइवेट लिमिटेड 2013 से ही इस कंपनी के 2% इक्विटी शेयर्स को होल्ड कर रही है। तो हमने पढ़ा था कि ये कंपनी अभी भी इसको होल्ड कर सकती है क्योंकि सेक्शन 19 के एक्सेप्शंस में आता है। और एज पर सेक्शन नंबर 19 अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि उसने पहले से शेयर्स को होल्ड कर रखा है, होल्डिंग सब्सिडी बनने से पहले से इस कंपनी के अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रखा है, तो वो कंपनी होल्ड कर सकती है, लेकिन बशर्ते ये कंपनी अब कोई नए शेयर्स परचेज नहीं कर सकती, ठीक है। सो यहां पे ये कंपनी अपने शेयर्स को रिड्यूस तो कर सकती है, 2% है, 2% से कम कर सकती है, लेकिन 2% से ऊपर नहीं बढ़ा सकती है, ठीक है। सो यहां पे सेक्शन नंबर 19 भी हो गया। अब देखो अगले क्लास के लिए आपके पास में सेक्शंस कौन कौन से होंगे, तो ये रहेगा आपके पास में एक सेक्शन नंबर 20 के बाद आपका आएगा सेक्शन नंबर 21 और 22, बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस हैं, और अल्ट्रा वायरस आएगा, और उसके बाद आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये खत्म करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट तरीके से खत्म हो जाएगा। और इसमें कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम कर लेंगे, कुछ मैं एमसीक्यूज लेकर के आऊंगा और मैं ट्राई करूंगा कुछ और भी क्वेश्चंस आ जाएं। सो वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका चैप्टर पूरी तरीके से, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम चलेंगे आपके अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 पे। तो आप मुझे बताइए कोई डाउट इस चैप्टर में, कोई डाउट? इस चैप्टर में कोई डाउट? तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। सेक्शन नंबर 14 में पढ़ा था। सेक्शन 14 में क्या है, ऑल्ट्रेशन टू बी सब्जेक्ट। हमें अगर कोई भी आर्टिकल में चेंजेस करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एसआर पास करना होगा। आर्टिकल में कैसे कैसे अगर कुछ भी हमें आर्टिकल में चेंज करना है तो हमें सेक्शन नंबर 14 में आना पड़ेगा। सेक्शन 14 में आकर के हमें एसआर पास करना होगा, और हम एसआर पास करके और इसको हम चेंजेस कर सकते हैं। सो कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में अगर चेंज करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर्टिकल में कंपनी के चेंजेस करने होंगे। नाउ चेंज करके हम क्या करेंगे, ये जो भी चीजें हैं हम फाइल किसको कर देंगे, आरओसी को फाइल कर देंगे। और उसके बाद जब तक आरओसी जैसे इसको रजिस्टर कर लेगी उसके बाद ये सब कुछ ऑल्ट्रेशन वैलिड हो जाएगा। जो कॉपीज है सारी जगह जितने भी कंपनी के आर्टिकल हैं, हर आर्टिकल में कंपनी को ये बातें लिखनी पड़ेंगी कि हमने ये चेंजेस कर रखे हैं। उसके बाद कंपनी अगर नाम चेंज करना चाहती है तो एज पर सेक्शन नंबर 16 कंपनी नाम, अगर कंपनी नाम चेंज करने में कुछ डिफॉल्ट कर रखा है, कंपनी में नाम में अगर कुछ डिफॉल्ट कर रखा है, कंपनी का नाम टू नियरली रिजेंबल्ड है या आइडेंटिकल है, उस केस में सीजी कंपनी को ऑर्डर करेगा कि आप 3 महीने में अपना नाम चेंज कर लो ओआर पास करके। और अगर कोई ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क के ऊपर किसी का नाम ले रखा है और ट्रेडमार्क इसके पास में, उस पर्सन ने सीजी को कंप्लेन कर दी कि सीजी ये कंपनी ना मेरे ट्रेडमार्क के ऊपर चल रही है, इसका नाम मेरे ट्रेडमार्क से टू नियरली रिजेंबल्ड है, आइडेंटिकल है, तो सीजी क्या करेगी, सीजी उस कंपनी को डायरेक्शन देगी कि कंपनी आप भी ओआर पास करो और 3 महीने के अंदर में इस नाम को चेंज कर लो। ये काम उस पर्सन को जो ट्रेडमार्क ओनर है कब करना पड़ेगा, विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के बनने के 3 साल के अंदर में इस कंप्लेन को उसको करना पड़ेगा। इसके बाद अगर मान लो कि किसी कंपनी ने 3 महीने का जो टाइम सीजी ने दे रखा है, 3 महीने से ज्यादा टाइम लगा दिया, 3 महीने में इस काम को उसने नहीं करा, तो सीजी क्या करेगा, सीजी अपने हिसाब का कोई एक नाम रख देगा कंपनी का, और कंपनी उसी नाम को आगे कंटिन्यू करेगी। कंपनी के पास में हालांकि एज पर सेक्शन नंबर 13 पावर रहेगी कि कंपनी जब मर्जी चाहे तब मर्जी कंपनी नाम को चेंज कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो कॉपीज हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये किसके किसके पास में जाना चाहिए, सबके पास में। अगर कोई भी मेंबर है कंपनी का, मेंबर अगर डिमांड करता है तो कंपनी को विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर में उनको भेजना पड़ेगा। इसके बाद हमने ये देखा था कि कंपनी अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उस कंपनी को कन्वर्ट कैसे करना होता है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी के मेमो में और कंपनी के आर्टिकल में ये चेंजेस करने होंगे, एसआर पास कर लो, ये चेंज कर लो, और ये एप्लीकेशन आप किसके पास में फाइल करो, ये एप्लीकेशन फाइल कर दो रजिस्ट्रार के पास में। रजिस्ट्रार क्या करेगा, या आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा,
और आपकी जो कंपनी है, कंपनी भले ही चेंज हो जाए, कंपनी का क्लास भले ही चेंज हो जाए, लेकिन जो कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी के जो डेट्स हैं, कंपनी के कुछ भी अगर कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सेम वैसे ही रहेगा ना। हमने ये देखा था लास्ट पॉइंट सेक्शन नंबर 19, जिसमें कि सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन ए होल्डिंग कंपनी। यहां पर लिखा क्या है, एज पर सेक्शन नंबर 19, यहां पे कोई भी कंपनी, कोई भी सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं करेगी, या जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी किसी भी तरीके से अपने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करेगी। लेकिन यहां पे तीन एक्सेप्शंस थे। तीन एक्सेप्शंस कौन कौन से थे? पहला एक्सेप्शन ये था कि वो कंपनी अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर अगर है, उसने अगर इस तरीके से होल्ड कर रखा है, तो फर्स्ट केस सेक्शन था। उसके बाद दूसरा केस क्या था, एज एन ट्रस्टी अगर सब्सिडरी कंपनी ने होल्ड कर रखा है। और थर्ड केस क्या था, होल्डिंग सब्सिडरी बनने से पहले इस कंपनी ने अगर शेयर्स को होल्ड कर रखे हैं, तो उस केस में ये एक्सेप्शंस हैं। अगर हम बात करें वोटिंग की, सो वोटिंग ए और क्लॉज बी में ही कंपनी के पास में राइट है कि कंपनी जाकर के वोट कर सकती है। ठीक है, सो ये चीजें हमने ऑलरेडी कर रखी है, इसको हमने रिवाइज भी कर दिया। चलते हैं अगली क्लास हमारी जो होगी, उस क्लास में, अगली क्लास में बाकी सारे पॉइंट्स हम करेंगे, बाकी अगले के पॉइंट्स हम करेंगे, और इस चैप्टर को अगली क्लास में हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास अगेन 7 o'clock इन द इवनिंग। और आपकी जो अगली क्लास होगी, आज है आपका मंगलवार, थर्सडे को, थर्सडे 15th ऑफ सितंबर 2022, 15 सितंबर को 7 बजे शाम को अगली क्लास होगी। सो लेट्स मीट September 15 by 7 PM। टेक केयर, बाय एंड सी यू अगेन।